गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय चैनल स्टडी हब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके बीच में एक नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि रिलेटेड होगी। आज की वीडियो शिक्षण विधियों के पार्ट 2 से रिलेटेड। जो पार्ट 1 है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसमें मैंने 10 शिक्षण विधियों का उल्लेख किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, या मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज जो है हम शिक्षण विधियां जो है वो मैं सेकंड पार्ट जो है बनाऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर इस चैनल पर उत्तराखंड लेक्चरर तथा एलटी के अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है फिलहाल उसकी तैयारी कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में मैं जीएस के भी वीडियो बनाऊंगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरा जो लेक्चर है वो कैसा लगा, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सी बात थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज जो है मैं आपको शिक्षण विधियों के पार्ट 2 में सबसे पहली जो विधि बताने वाला हूं वो है ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, इसको इंग्लिश में भी ब्रेन स्टॉर्मिंग ही बोलेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि ब्रेन की एक्सरसाइज करवाना। इस विधि के अंदर क्या होता है, जो अध्यापक है वो बच्चों से कहते हैं कि वो उनको समक्ष कोई समस्या रख दी जाती है और सभी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उस समस्या के ऊपर अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। और जो सारे के सारे जो विचार हैं उन विचारों में से जो सबसे उपयुक्त विचार है वो चुन लिया जाता है। किसके द्वारा? अध्यापक के द्वारा। तो जो इससे इस विधि में फायदा क्या होता है कि एक तो जो एक ही समस्या है उसके बारे में जो है अलग अलग बच्चों के अलग अलग विचार जो है प्रस्तुत होते हैं। तो बहुत सारे विचार प्रस्तुत होते हैं और समस्या के बारे में एक व्यापक जानकारी मिलती है। ठीक है। और दूसरा जो है बच्चे जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए और ज्यादा खुलते हैं बच्चे, और वो अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये इस विधि का फायदा होता है, इसीलिए इसका नाम है ब्रेन स्टॉर्मिंग, की ब्रेन की एक्सरसाइज करना कि बच्चे किसी टॉपिक के ऊपर, किसी समस्या के ऊपर कितने तरीके से विचार कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाती है एक तरह से। ठीक है। तो ये है हमारे पास ब्रेन स्टॉर्मिंग। दूसरा जो हमारे पास जो मेथड है वो है विचार गोष्ठी। विचार गोष्ठी जिसको हम कहते हैं सेमिनार मेथड। सेमिनार मेथड, ये जो मेथड है विचार गोष्ठी या सेमिनार जो है वो आपने भी देखे हैं कई बार। इसके अंतर्गत जो है जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग में होता है उसी प्रकार से बच्चों को समस्या देकर उनसे हल निकलवाया जाता है। लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि बच्चों को किसी समस्या को देखकर उनसे इसके समाधान को लिख कर लाने के लिए कहा जाता है। और जब बच्चा उस समाधान को लिख के लाते हैं अलग अलग बच्चे, तो उन सबको कहा जाता है कि आप इसको प्रेजेंट कीजिए, सब अपने अपने विचार रखिए। उसके बाद जो प्रेक्षक के रूप में बच्चे बैठे रहते हैं वो क्या करते हैं, इन बच्चों की खुलकर आलोचना भी करते हैं और उसके ऊपर अपने विचार रखते हैं। इस प्रकार से जो है वो विचारों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है और बच्चे क्या होते हैं, आलोचनात्मक चिंतन करने में एक तरह से सक्षम हो पाते हैं। तो ये इस विचार गोष्ठी का भी एक तरह से महत्व है। साथ के साथ जब बच्चों को किसी सब्जेक्ट के ऊपर एक तरह से समस्या को देकर उनको बोला जाता है कि आप इसके ऊपर लिख के लाइए, तो बच्चे क्या करते हैं, पुस्तकालय का भी यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पुस्तकालय जाकर उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसको ढूंढते हैं और फिर वो कई तरह के बुक्स इसके संबंध में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें होती है विचार गोष्ठी मेथड के अंदर। तीसरा हमारे पास जो मेथड है वो है अभ्यास कार्य विधि या ड्रिल मेथड। ठीक है। तो अभ्यास जो है वो आप सब जानते हैं कि अभ्यास क्या करता है, सीखे हुए ज्ञान को परिपक्व बनाता है। ठीक है। तो इसीलिए जो है अभ्यास, हमने बचपन से एक बात भी सुनी है कि प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट। जो अभ्यास है वही क्या करता है, जो हम ज्ञान सीखते हैं उसको वो एक तरह से परिपक्व बनाता है, उसको
और ज़्यादा जितनी बार हम किसी चीज़ का अभ्यास करते जाते हैं उस चीज़ को उतने अच्छे तरीके से समझते जाते हैं। तो इसी कारण से जो ये अभ्यास कार्यविधि ड्रिल मेथड भी यूज में लाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई अवधारणा अगर समझा दी है, कोई सूत्र बता दिया है, या कोई भी प्रमेय अगर थ्योरम समझा दी गई है, तो उससे संबंधित जो अदर्स क्वेश्चन है, अदर जो उसका जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, उसके लिए बच्चों को कहा जाता है कि आप करिए। और ये क्या होता है, कक्षा में ही कराया जाता है, क्लास के अंदर ही कराया जाता है। और इस दौरान क्या होता है, जब बच्चों को ये काम दिया जाता है, ड्रिल उनसे करवाई जाती है, तो उस दौरान टीचर लगातार कक्षा में आगे से पीछे तक लगातार घूमते रहते हैं। और उससे क्या होता है, जो बच्चा वो वहां पर देखता है कि बच्चा कहाँ पे, कौन बच्चा बिल्कुल नहीं कर पा रहा है, कौन थोड़ा बहुत कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों के ऊपर नजर बनी रहती है। और जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत मदद पर्सनली तौर पर जो है वो प्रत्येक बच्चे को टीचर के द्वारा पहुंचाई जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, स्केप होल्डिंग, यानी सहायता देना। पिछली बार का जो सीटेट एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये स्केप होल्डिंग से क्वेश्चन पूछा गया था कि स्केप होल्डिंग क्या होती है। तो स्केप होल्डिंग यही होती है कि जब टीचर की मदद से जो है बच्चा जो है वो हल्का सा मदद उसको टीचर के द्वारा या किसी भी गाइड के द्वारा पहुंचाई जाती है और आगे का काम वो स्वयं कर लेता है। तो यही इस ड्रिल एक्सरसाइज मेथड में किया जाता है कि जब टीचर जो है घूम घूम के क्लास में बच्चों को देख रहा है और थोड़ी मदद बहुत जो हेल्प है वो टीचर के द्वारा पहुंचाई जाती है, जिससे बच्चा बाकी का काम कर लेता है। तो इससे क्या होता है, उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है और वो आगे और बढ़ चढ़ कर उस काम को करता है। तो ये होता है ड्रिल, और ये क्लास के अंदर ही करवाई जाती है। और इसमें ये होता है कि बच्चे को फटाफट बोल दिया कि भाई 10 मिनट के अंदर आप लोगों ने सबने इसका आंसर करके देना है। या अगर कोई थ्योरम, जैसे कि मैं बता रहा हूं, अगर उन्होंने एक शंकु का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बताया है, तो उस फॉर्मूले के बेस पे 2 क्वेश्चन दे दिए और वो फटाफट से करने को कहा। तो उससे पता चलता है कि कौन सा बच्चा कितनी तेजी से कर पाता है। तो ये होता है इस मेथड का फायदा। ठीक है, तो ये है हमारे पास ड्रिल मेथड। नेक्स्ट जो हम मेथड की बात करेंगे वो है अभ्यास। नेक्स्ट जो मेथड की हम बात करेंगे वो है गृह कार्य मेथड, गृह कार्य विधि, या जिसको हम कहते हैं असाइनमेंट मेथड। गृह कार्य विधि या असाइनमेंट मेथड। अब इसका क्या इस्तेमाल है, जो विद्यालय का ज्ञान है उसको घर से जोड़ने के लिए जो है वो गृह कार्य या असाइनमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी आप हम सब देखते हैं कि किस प्रकार से जो है वो बचपन से ही हमें होमवर्क मिलता आया है। तो उसको देने का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा एक बार जो उसको पढ़ाया गया है उसको घर पे जाके एटलीस्ट देख ले और उसको एक प्रकार से रिवाइज कर ले। तो उसके ज्ञान क्या हो जाता है, उसके ज्ञान का स्थायीकरण हो जाता है। तो ये मेनली क्या होता है, ज्ञान के स्थिरीकरण बोल सकते हैं। यानी कि जो नॉलेज है उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो है इस मेथड का प्रयोग किया जाता है कि घर पे वो जाके उसको देखे और उसको दोबारा से करने की कोशिश करे। अब जो असाइनमेंट होते हैं वो भी कई प्रकार से दिए जाते हैं। जैसे पहले प्रकार का जो असाइनमेंट होता है वो तो सूचनात्मक होता है। ठीक है, सूचनात्मक जो असाइनमेंट होते हैं इसमें क्या होता है, बच्चों से किसी भी प्रकार की सूचना को या कोई चीज देकर उनसे बोला जाता है कि इससे संबंधित सूचनाओं को आप इकट्ठा कीजिए। तो ये होते हैं आपके सूचनात्मक प्रकार के गृह कार्य। दूसरे प्रकार के जो हमारे गृह कार्य होते हैं वो होते हैं समस्यात्मक। समस्यात्मक में जो है वो बच्चों को कोई समस्या दी जाती है और उनसे उसका समाधान खोजने के लिए दिया जाता है। यानी कक्षा के अंदर जो भी अगर पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको दे दिया और उससे संबंधित एक छोटी सी हिंट भी दे दी जाती है कि आप इस तरीके से करिए। अगले दिन बच्चा उसको करके लाता है, उस समस्या को पे अपने विचार जो भी उसके हैं वो उसको लिख के लाता है। ठीक है ना, तो ये होता है समस्यात्मक। तीसरे प्रकार के जो असाइनमेंट होते हैं वो होते हैं रटने वाले। इसके अंदर जो है वो टीचर क्या होता है, ऐसे
कोई भी ऐसा टॉपिक दे देता है जिसके अंदर वो कहता है कि भाई मैं कल इसको पूछूंगा सब बच्चों को, तो इसमें तो बच्चे क्या करते हैं, उस चीज को हूबहू रट्टा मार के लाते हैं। रटने वाले ये असाइनमेंट होते हैं। तो ये इस प्रकार के असाइनमेंट जो है वो कम से कम दिए जाने चाहिए, जहाँ की टीचर बच्चों को कहता है कि ये हमें हूबहू यही चीज जो है मुझे याद करके लाना। तो इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, केवल रट्टा लगाने वाली बात होती है। क्योंकि बच्चा एक दिन में सिर्फ रट्टा ही लगा सकता है अगर उसे समझ में नहीं आया है। ठीक है। चौथे होते हैं अध्ययनात्मक। इस प्रकार के असाइनमेंट में क्या होता है, बच्चों से किसी विषय के ऊपर निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। तो निबंध लिखने के लिए बच्चा क्या करेगा, किताबें उठाकर पहले उसके बारे में स्टडी करेगा, अच्छे से अध्ययन करेगा, उसके बाद उसके ऊपर निबंध लिखेगा। ठीक है। तो ये होता है आपके अलग अलग प्रकार के असाइनमेंट। जो असाइनमेंट्स होते हैं या गृह कार्य होमवर्क, इसका प्रयोग जो है वो प्राइमरी और लेवल पर, प्राइमरी स्तर पर कम से कम करना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो है वो उनको जो है घर पे आकर अगर वो सभी इसी के ऊपर लग जाते हैं तो उसको उनको खेल का वक्त कम मिलता है, जिससे उनके ऊपर मानसिक दबाव बनता है। ठीक है। तो इसका कम से कम प्रयोग जो है प्राइमरी लेवल पर किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ब्लूम की स्वामित्व अधिगम विधि। ब्लूम्स मास्टरी लर्निंग मेथड। अब ये क्या चीज है, ब्लूम्स ने ये विधि दी है, ब्लूम्स मास्टरी लर्निंग विधि। इसके अंतर क्या होता है, बच्चे जो है उनको कुछ चीज पढ़ाकर उनका क्या लिया जाता है, एक टेस्ट लिया जाता है, उनका एक परीक्षण या टेस्ट लिया जाता है। जितने भी बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, उसमें जो बच्चे जो है वो 80% या उससे ज्यादा इससे ज्यादा जो मार्क्स लेके आते हैं या उससे ज्यादा स्कोर करते हैं, उनको ये मान लिया जाता है कि उनका जो है वो इस क्षेत्र में स्वामित्व है, यानी उनकी मास्टरी अब इस टॉपिक पे आ चुकी है, उनको अलग कर लिया जाता है। बाकी के जो बच्चे बचे हुए हैं उनसे उनका जो है वो किया जाता है निदानात्मक परीक्षण, जिसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, है ना। सीटेट के अंदर भी जो है इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग। ठीक है। सबसे पहले तो उन बच्चों के, बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं उनकी निदानात्मक परीक्षण के द्वारा उनकी कठिनाइयों का, उनकी परेशानियों का पता किया जाता है कि आखिर वो कम स्कोर लाए तो क्यों लाए, और उन्हें किस चीज में समस्या है, कहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम है। जब उनकी इस प्रॉब्लम, उस समस्या को पता कर लिया जाता है तो उसी को हम कहते हैं डायग्नोस टेस्ट, यानी उसका पता लगाना। और जब उन चीजों का पता लगा के दोबारा से टीचिंग की जाती है उसके अकॉर्डिंग, तो उसको कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण या रेमेडियल टीचिंग। तो ये दो टर्म्स जो हैं ये भी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये लगभग सारे टीचिंग जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर ये कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये है ब्लूम की स्वामित्व अधिगम विधि। और वापस जब ये उपचारात्मक शिक्षण होता है तो उसके बाद जो है वो बच्चे को दोबारा से देखे जाते हैं कि अब हमारे पास, जब हमने रेमेडियल टीचिंग की तो कितने बच्चे जो है अब उस चीज को कर पा रहे हैं, उनमें कितना पहले से जो है सुधार आ चुका है। ठीक है ना। तो ये है हमारी स्वामित्व अधिगम विधि ब्लूम्स। ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास विधि है वो है वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। अगली जो विधि है वो भी एक इंपॉर्टेंट विधि है, वो है आगमन विधि
इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड। अब ये क्या होती है? आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड, इसके अंतर्गत जो है वो जो अध्यापक होता है वो अपने अनुभवों के आधार पर जो है विभिन्न उदाहरण बच्चों के सामने पेश करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद इन उदाहरणों के माध्यम से वो आगे जो नियम और सूत्र होते हैं उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नियम और सूत्रों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। समझ गए? सबसे पहले कि जैसे कि अगर टीचर को किसी जो है वो पर्वत के बारे में बताना है तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पर्वत का उदाहरण दे देंगे, माउंटेन्स का उदाहरण दे देंगे। उसके बाद फिर माउंटेन्स कितने कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बताएंगे। इस तरीके से सिंपल तरीके से चीजें होती हैं। अगर मैथमेटिक्स के अंदर बच्चों को बता दिया गया है कि ये कोई आयत है और इसकी जो है ये इतनी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, ठीक है। तो ये सपोज ये 20 है और ये 10 है, 10 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों को बता दिया कि क्षेत्रफल के लिए इन दोनों को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो अब जो है इससे फॉर्मूला जो है वो जनरेट कर दिया क्षेत्रफल का, कि ये जो है वो लंबाई को हमने क्या किया, क्षेत्रफल इक्वल टू हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि हमने ये फॉर्मूला निकाल दिया। अब इस फॉर्मूले का जो इस्तेमाल हम क्या करेंगे, दूसरी परिस्थितियों में करेंगे और कोई जो है वैल्यू लेके करेंगे। तो यही है सिंपल तरीका कि क्या करेंगे, अलग अलग परिस्थितियों में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आगमन विधि में होता ही यही है, सबसे पहला उदाहरण, फिर उससे नियम की तरफ जाना, फिर नियम जब निकल के आ जाए तो उसके बाद उसका दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करके उसकी सत्यता की जांच करना, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड, ठीक है। दूसरा, हाँ, इसी से जो है वो जुड़ा हुआ है, वो है निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड, ठीक है ना। तो डिडक्टिव जो मेथड है इसका प्रयोग जो है वो कम से कम जो है वो करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो है वो सीधे सीधे जो है इसका प्रयोग तभी किया जाता है जबकि सिलेबस जो है वो ज़्यादा हो या उसका फटाफट उसको निपटाना हो। क्योंकि इसके अंदर जो है सीधे सीधे जो है वो नियम और सूत्र को बता दिया जाता है। नियम या सूत्र या कोई प्रमेय, इनका सीधे सीधे पहले ही बता दिया जाता है और उसके बाद जो है वो इनसे संबंधित सवाल हल करने को दिए जाते हैं, जो कि आसान हो जाता है फिर। यानी कि ब्रेन की उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज इसके अंदर नहीं हो पाती है। ज़्यादातर जो है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आगमन निगमन, इनको याद करने का सिंपल सी चीज़ याद रखनी है आपने कि आगमन में आ है, आ का मतलब है उदाहरण, उदाहरण से आपको नियम की तरफ जाना है, और निगमन में नी है, यानी नियम पहले आता है, तो नियम से आपको उदाहरण की तरफ जाना है। तो ये इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, ठीक है ना। तो ये है हमारे पास आगमन निगमन। उसके बाद नेक्स्ट जो विधि है हमारे पास वो है विश्लेषण विधि या एनालिसिस मेथड। जो विश्लेषण है उसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़े करना, है ना। तो इस मेथड के अंदर, इस विधि के अंदर जो है वो किसी भी टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पढ़ाया जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टीचर को पढ़ाना है सम्राट अशोक की जीवनी, सम्राट अशोक के बारे में, तो सम्राट अशोक के बारे में पढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ाया जाएगा, उसके जो जन्म स्थान, फिर उसके बाद बचपन की शिक्षा दीक्षा पढ़ाई जाएगी,
फिर जो है उसका जो है वो साम्राज्य आरोहण यानी साम्राज्य ग्रहण कब किया वो पढ़ाया जाएगा। फिर उसके अंदर जो है वो पढ़ाया जाएगा साम्राज्य विस्तार। फिर जो है बताया जाएगा कि उसके जो है शिलालेख जो है वो शिलालेख या अभिलेख जिनको कहा जाता है उसमें क्या क्या चीजें मिली हैं। फिर जो है उसका जो है वो बताया जाएगा कि किस प्रकार से वो एक क्रूर राजा था। फिर बताया जाएगा कि कैसे जो है वो कलिंग की जो युद्ध है उसके बाद जो है वो हृदय परिवर्तन हुआ। और फाइनली जो है वो किस तरीके से उसने किसने वो जो है वो भलाई के काम किए, भलाई के कार्य किए। तो इस तरीके से ये सम्राट अशोक के पूरे जीवन के बारे में जो है वो एनालिसिस करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर बताया जाता है। लास्ट में जो है निष्कर्ष निकाला जाता है कि सम्राट अशोक एक तत्कालीन भारत के क्या हुए एक महान सम्राट हुए हैं जिन्होंने पूरे लगभग उस टाइम पर भारत के लगभग आधे से अधिक हिस्से पर जो है वो उनका साम्राज्य फैला हुआ था। और साथ के साथ उन्होंने क्या किया, महान जो है भलाई के काम किए जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो ये सारे निष्कर्ष जो है इसके बाद निकाले गए हैं जबकि हमने एनालिसिस करके टॉपिक को छोटे छोटे उसमें बताया। तो यही होता है एनालिसिस या आपका विश्लेषण विधि। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वो है संश्लेषण विधि या इसको हम कहते हैं आपका सिंथेसिस। तो ये है विश्लेषण के ठीक विपरीत। इसका मतलब होता है इकट्ठा करना या जोड़ना। इस विधि के अंदर जो है वो कुछ ज्ञात चीजें दे दी जाती हैं और उसके बाद वहां से अज्ञात चीजों को फाइंड करने के लिए कहा जाता है। ज्यादातर जो गणित के परिमेय हैं उसमें इस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रमेय को सिद्ध करना है तो 1 2 3 इस प्रकार से जो है वो 2-3 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। उसके बाद बोला जाता है कि अब आप इस चौथी चीज को प्रूफ करके दिखाइए। तो वो प्रूफ कब होता है, जब हम इन 3 चीजों को पहले दे देते हैं, यानी कि ज्ञात चीजें दे दी जाती हैं उसके आधार पर चौथी अज्ञात चीज का पता करना होता है। तो यही होता है आपका संश्लेषण विधि या सिंथेसिस मेथड के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड है। लास्ट में हम बात करेंगे किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन मेथड। इस विधि के जो जन्मदाता हैं उनका नाम याद रखना है आपने, वो है फ्रोबेल। ये एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे और इन्होंने ही सबसे पहले जो है वो क्या कहा कि बच्चों को उन्होंने अलग नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर जो है इस पढ़ाई के बोझ को हमने क्या करना है, खत्म करना है। उन्होंने कहा कि बच्चे क्या है, एक किंडरगार्टन की तरह हैं, या इन्होंने जिसका मतलब होता है फूलों का बगीचा, फूलों का बगीचा है। और इसीलिए जो है उन बच्चों को किसकी जरूरत है, प्यार प्रेम स्नेह की जरूरत है। तो उनको उसी तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए बिना किसी बस्ते के। उन्होंने कहा कि इनको खेल व क्रियाकलाप के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक ना, क्योंकि बच्चा जब केवल स्कूल के अंदर उसको 2 से 3 साल तक जो है वो खेली के माध्यम से पढ़ाया जाएगा तो बच्चा पढ़ने के लिए भी ज्यादा क्या होगा, स्कूल जाने के लिए लालायित होगा। इस प्रकार के स्कूलों में जो है वो जाने के लिए लालायित होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बच्चे की जो है वो कल्पनाशीलता का भी विकास होगा और बच्चा जो बचपन से ही एक बोझ, बस्ते का जो बोझ होता है उसको महसूस करता है वो नहीं करेगा। हाँ, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसके अंदर भी यही बात बोली गई कि जो 3 साल है, 0 से लेकर जो 3 साल, जब बच्चा फर्स्ट 3 साल जो जाएगा बच्चा स्कूल में तो बिना बैग के जाएगा। यानी उन 3 सालों में वो केवल क्या करेगा, खेल करेगा और खेल के द्वारा ही पढ़ेगा। ठीक है,
खेल में ही वो पढ़ेगा, खेल खेल में ही, जैसे कि ब्लॉग्स के माध्यम से वो पढ़ेगा, कोई और चीज़ जो है जैसे कि ब्लॉग्स हो गया, गेम्स हो गया, ताकि क्या हो बच्चा अपने इमेजिनेशन का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर सके और अपने क्रिएटिविटी को दिखा सके। ठीक है, तो ये होगा आपका किंडरगार्टन विधि के द्वारा। ओके, तो ये है हमारा आज का, तो आज की जो शिक्षण विधियाँ हैं इतनी ही थी। जो अगला लेक्चर होगा वो भी जो नेक्स्ट जो टॉपिक जो है सिलेबस के अंदर दिया होगा उससे रिलेटेड होगा। आई होप कि आप लोगों को आज जो मैंने बताया वो चीज़ें थोड़ा बहुत जितनी भी मैं कोशिश की समझ में आई होंगी। ठीक है, तो आप इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके जाइए। जो और लोग हैं अपने साथी तैयारी करने वाले उनको भी बताइए, ताकि मैं क्या करूं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके बीच में लाता रहूं। थैंक यू सो मच।